देश की शिक्षा व्यवस्था देश की नींव मानी जाती है और आज 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है। तो आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि पुरानी शिक्षा नीति जो थी और अभी जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, इस दोनों में क्या विशेषताएं हैं, क्या अंतर है और यह कितना उपयोगी है अभी के जनरेशन के लिए, अभी के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए। तो मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहले की जो शिक्षा नीति थी, जो पुरानी शिक्षा नीति थी, उसमें 10+2 के आधार पर इसे चलाया जाता था। यानी कि पहले से 10वीं तक एक तरह की शिक्षा नीतियां होती थी और उसके बाद +2 यानी कि 11वीं 12वीं की अलग शिक्षा नीति होती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इसमें जो बदलाव किया गया है वह यह है कि अब जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें 12वीं तक की पढ़ाई 5+3+3 और +4 में बांटी गई है। अब इसमें जो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई होगी, इसमें बच्चों के फाउंडेशन स्टेज यानी कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, उन्हें प्रारंभिक ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद जो इसमें जो 5 वर्षों में बांटा गया है, उसमें 5 वर्षों में पहले 3 वर्ष प्री प्राइमरी के होंगे और 1 वर्ष पहली कक्षा के और दूसरे वर्ष दूसरी कक्षा के, यानी इस तरह से करके 5 वर्षों में इसे बांट दिया गया है। इस दौरान बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई कराई जाएगी, यानी उन पे रटने वाले सिस्टम को थोड़ा कम किया जाएगा। हम लोग नीचे से ही लेकर चल रहे हैं, छोटे बच्चों से ही शुरुआत किए हैं, तो उन्हें रटने की बात को हटाकर खेल कूद पर उनके थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हुए उन्हें शिक्षा दी जाएगी, यानी थोड़ा आसान रूप से उन्हें शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई में उनके भविष्य को तैयार करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि इस दौरान बच्चों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से कराया जाएगा, यानी उन्हें निश्चित पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाया जाएगा। फिर अगले जो हमारा जो टर्म बांटा गया है वो 6 से 8 तक की पढ़ाई को मिडिल स्टेज माना जाएगा, यानी वह मिडिल स्टेज में आएगा। इस स्टेज में निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा जिसके द्वारा बच्चे अपने शिक्षा को ग्रहण करेंगे। इसके बाद जो 9वीं से 12वीं तक की जो 4 वर्षों का जो स्टेज होगा, यह अंतिम स्टेज होगा, लास्ट स्टेज होगा। तो आज इसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, उनके विश्लेषण क्षमता को आगे किया जाएगा, जिससे कि वो अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को निर्धारित कर सकें। इसके बाद अब हम ध्यान देते हैं जो कुछ शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं पर अब हम ध्यान देते हैं, मुख्य बिंदुओं को देखते हैं नई शिक्षा नीति में कि क्या किया गया है। तो कि इसमें स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम कहने का अर्थ होता है कि यदि आर्ट्स का विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ना चाहता है, यानी वो कला का छात्र है और वो फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है, तो वो फिजिक्स की पढ़ाई कर सकता है। यानी अगर विज्ञान का भी छात्र चाहे तो वो कला का पढ़ाई कर सकता है और कॉमर्स की पढ़ाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ निश्चित सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। इस पे अभी कुछ और संशोधन बाकी है, जैसे इसमें सरकार एक संभवतः पुल की तरह से विषय को बनाएगी जिससे होकर बच्चों को गुजरना पड़ेगा। अगली जो बात है अंग्रेजीकरण का खत्म होना, यानी कि पहली से 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो बच्चों की मातृभाषा राष्ट्रभाषा में कराई जाएगी, यानी कि वो उनके राष्ट्रभाषा में पढ़ाई होगी। बच्चे इसकी पढ़ाई अपने चाहें तो राष्ट्रभाषा में कर सकेंगे। जबरन उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास होगा। इस नीति के जो मुख्य बिंदु है, क्यों
क्योंकि छठी से ही बच्चे कंप्यूटर कोडिंग सीख पाएंगे। यानी कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई बड़े बड़े दूसरे देशों के बच्चों की तरह से छोटे उम्र में ही कर पाएंगे। बच्चों को कम उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जैसी शिक्षाओं से अवगत कराया जाएगा। यानी बच्चे कम उम्र से ही सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाना सीखने लगेंगे। अगला है कि बच्चे कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप कर पाएंगे। इंटर्नशिप का अर्थ होता है कि यदि विद्यार्थी पेंटिंग करने में रुचि रखता है तो वह किसी पेंटर के पास जाकर उसका ट्रेनिंग ले सकता है, या अगर वो किसी सॉफ्टवेयर बनाने में रुचि रखता है तो वह अपने स्कूल के दौरान ही वह सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर पाएगा और उसमें अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा पाएगा। यह इसकी बहुत ही मुख्य विशेषता है। इसके बाद है सेमेस्टर सिस्टम लगा दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम का अर्थ है कि यह 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए लगाया गया है। सेमेस्टर सिस्टम में एक वर्ष में 2 सेमेस्टर रखे गए हैं। प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा 6 माह के बाद कराई जाएगी। यानी 6 माह के बाद जो परीक्षा होगी उसमें अंक जो बच्चे प्राप्त करेंगे और फिर अगले 6 माह के अंत में जो अंक प्राप्त करेंगे, दोनों को जोड़कर उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो वर्ष के अंत में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं, अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और संभवतः वह परीक्षा पास भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, उन्हें छोटे छोटे सेमेस्टरों में 6-6 महीने के बाद अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ेगा। अगली बात है कि रिपोर्ट कार्ड को 360 असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। 360 असेसमेंट का अर्थ होता है कि इसमें बच्चों को शिक्षक ही अंक नहीं देंगे, उनके सहपाठी, उनके अभिभावक भी उन्हें अंक देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अपना आकलन खुद कर सकेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें अपने आप को भी अंक देना पड़ेगा। तो यही है 360 असेसमेंट। ठीक है। अब अगर आप कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। कॉलेज में एडमिशन लेना अब आसान हो गया है। यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से एडमिशन लिया जाएगा। तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि यदि आप 12वीं क्लास के छात्र हैं और आपने 12वीं की परीक्षा कंप्लीट कर ली है और आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका कट ऑफ मार्क्स कम है, तो आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा और इस टेस्ट के अंक को आपके 12वीं के अंक में जोड़ दिया जाएगा, और जिससे कि आप कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले पाएंगे यदि आप उस मानक को पार करते हैं तब। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का अर्थ है कि आप मल्टीपल बार एंट्री कर सकते हैं। यानी कि पहले जो नियम था उसमें यह था कि यदि आप पहले साल को या दूसरे साल को बैचलर डिग्री करने के बाद छोड़ देते हैं तो या तो आपको शुरू से बैचलर डिग्री करनी पड़ती है, अन्यथा आपको कंटिन्यू करके बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप पहले ईयर की पढ़ाई करके पढ़ाई को छोड़ देते हैं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स होगा, यानी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यदि आप दूसरे साल की पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे साल में बैचलर, और आपने 4 सालों की पढ़ाई को पूरा किया तो रिसर्च के साथ आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। तो यह है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। अब यहां ध्यान देते हैं कि हमारे अभिभावक जो हैं वो बच्चों की स्कूल कॉलेजों की फीस को लेकर परेशान रहते हैं, तो अब यह भी असुविधा दूर होगी। यानी कि स्कूल और कॉलेजों की फीस को एक मानक दंड पे रखा जाएगा, यानी कि उससे ज्यादा कॉलेज और स्कूलों में उस मानक दंड से ज्यादा फीस नहीं लिया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छी बदलाव लाई गई है इस नीति में। इसके बाद इसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि अब यह नीति लागू कब होगी, तो मैं इसको बता दूं कि इसमें एक बिल तैयार किया गया है। इसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशनल बिल।
इस बिल को कैबिनेट में तो पास करा दिया गया है, लेकिन अभी इसका संसद में पास होना बाकी रह गया है। इसे संसद में भी पास कराया जाएगा। तो जैसे ही यह संसद में पास होता है, यह कानून का रूप ले लेगा और राज्य सरकारें इसको अपने अपने राज्य स्तर पर लागू करना शुरू कर देंगी। संभवतः यह शिक्षा नीति हमें अगले सत्र से देखने को मिल सकती है। तो ऐसे तो इस शिक्षा नीति को बनाने से पहले लगभग 2 लाख लोगों का राय लिया गया है, उनसे विचार विमर्श किए गए हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे दर्शक हैं और आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो अभिभावक देख रहे हैं वो अपना राय दे सकते हैं कि इसमें क्या और बदलाव होने चाहिए। हम उसका विश्लेषण करेंगे और उसको जरूर अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो उसको आप कमेंट करके बताइए, अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।